स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स और लॉज विच अप्लाई फॉर ऑल। इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। एंड वेरिएशंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस और डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर्स। तो इनहेरिटेंस के बारे में लिखा है यहाँ पे कि इनहेरिटेंस प्रोसेस बाई विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। वेरिएशंस के बारे में लिखा है डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। बात करते हैं ग्रेगर जे मेंडल के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सटाइवम पे, जो कि गार्डन पी है, स्वीट पी नहीं है। इनके एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक चले, 7 साल। और इनके सक्सेस के जो रीज़न है वो मेनली 2 रीज़न है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड दूसरा इनका लार्ज सैम्पलिंग साइज। जो ईयर इनका काम पब्लिश हुआ वो है 1965, लेकिन रीडिस्कवरी हुई इनके काम की 1900 में। हिज वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाई कार्ल कॉरेंस, डी वेरीज और वॉन सेमार्क। इन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर किया। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें मेल और फीमेल के सिंबल अच्छे से देख लेने हैं, और जीन, कैरेक्टर और एलील क्या होते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। मेंडल ने सेलेक्ट किए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़, या फिर हम कह सकते हैं 7 कैरेक्टर्स, या फिर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी। तो यहाँ पे आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, वो है आपकी प्लांट की हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, फ्रूट शेप, फ्रूट कलर। तो अब मैं सबके डोमिनेंट जो आपका ट्रेट है वो बताऊंगा, ठीक है, कैरेक्टर्स के ट्रेट। तो प्लांट की हाइट में टॉल, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, फ्लावर कलर वॉलेट, सीड शेप राउंड, सीड कलर येलो, फ्रूट शेप फुल और फ्रूट कलर ग्रीन। तो हमें याद रखना है कि सीड के कलर में जो डोमिनेंट है वो येलो है, बट फ्रूट का जो कलर है उसमें डोमिनेंट है ग्रीन। फ्रूट की शेप में फुल है, ठीक है। लेकिन ड्वार्फ वाला भी हम सुन लेते हैं। ड्वार्फ में मैं ऐसे पेयर में बोलता हूँ, डोमिनेंट और रिसेसिव। आपका सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ, सॉरी रिसेसिव में देख लेते हैं, टॉल और ड्वार्फ। एक्सियल का है टर्मिनल, वॉलेट का है वॉलेट वाइट, राउंड का रिंकल्ड, येलो का है ग्रीन शीड कलर में, और शेप में फुल का है कॉन्स्ट्रिक्टेड, और कलर फ्रूट कलर में ग्रीन का है येलो। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन हमारी पूरी की पूरी टॉल आएगी। यहाँ पे आपका जो फिनोटाइप 1:1 और जीनोटाइप भी 1:1 होगा, सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। फिर इनकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। हम पनेट स्क्वायर से इसको बना सकते हैं, जो कि हमें RC पनेट ने दिया, जो कि ब्रिटिश जेनेसिस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो F2 जनरेशन आएगी उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो आपका होगा आपका 3:1, ठीक है। यानी कि आपका 3 तो लंबे होंगे और आपका एक छोटा होगा, डॉर्फ होगा, ठीक है। इसके अलावा जेनोटिफिक जो रेशियो होगा वो होगा आपका 1:2:T, 1:2:1। इसमें एक आपका 2 तो आपके होमोजाइगस हैं, ठीक है। एक आपका प्योर टॉल और एक आपका प्योर ड्राफ और एक आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो जो है, जो आपका 1:2:1 आया है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन से, जिसे हम शो करते हैं AX + BY का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे X और Y जो है वो एलील हैं एक कैरेक्टर के, एक जीन के, और A और V जो है वो फ्रिक्वेंसीज हैं। जैसे कि हाइट के लिए अगर हमने देखा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 टाइप हैं, ये 2 टाइप के एलील हो गए। और फ्रिक्वेंसी अगर दोनों की देखें तो 1/2 है। तो हम इक्वेशन में इसको रखते हैं, तो 1/2 कैपिटल टी + 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 कैपिटल टी + 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी + 1/4 स्मॉल टी। तो यहाँ पर रेशियो आएगा 1:2:1। फिर हम बात करते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो कैरेक्टर्स हैं आर कंट्रोल्ड बाई द डिस्क्रीट यूनिट, जिसे फैक्टर्स बोला है इन्होंने। फैक्टर जो है वो अकर इन पेयर
इन डिसिमिलर पेयर वन फैक्टर डोमिनेट द अदर विच इज़ रिसेसिव। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि टॉल जो है F2 जनरेशन में वो आपका कैपिटल T कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल t कैपिटल T भी हो सकता है। तो इसको हमें पता करना है कि वो किस तरह का टॉल है, तो हमें इसे क्रॉस कराना पड़ेगा ड्वार्फ के साथ, प्योर स्मॉल टी के साथ। तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल करेक्टर इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। जब हमने मेंडल का जब हमने ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, F1 जनरेशन F2 जनरेशन देखा, तो पहले वाले में सिर्फ एक ही करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, लेकिन F2 पे वापस से पुराना वाला एक्सप्रेस हो गया। तो यही आपका एक रीज़न है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, यहाँ से हमें समझ आता है। जैसे कि हमें F2 जनरेशन में रेशियो जो देखने को मिला वो हमें 3:1 वापस से देखने को मिला, जबकि F1 में 1:1 था फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो इसके जो डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो एक्सेप्शन है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका मोडिफाइड एलील जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटरमीडिएट ट्रेट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन यानी कि एंटीरियनम, इसे डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, ये एंटीरियनम स्पीसी का है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में सारे पिंक हैं और F2 जनरेशन में रेड, पिंक और वाइट का 1:2:1 हमें देखने को मिलेगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप भी। तो यहाँ पे हम रीज़न को समझते हैं। मान लो कोई जीन है, कोई नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, अब उस जीन के 2 एलील हैं, एक G1 और एक G2। तो G2 में जिसमें म्यूटेशन नहीं होगा वो आपका डोमिनेंट होगा। NCERT बोलती है कि डोमिनेंट में आपका म्यूटेशन नहीं होगा और इसको हम अनमोडिफाइड एलील बोलेंगे। लेकिन अगर आपका वो रिसेसिव है तो उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस हैं। तो अगर उसमें म्यूटेशन होता भी है तो उसमें म्यूटेशन होने के बाद भी 3 केसेस पॉसिबल हैं कि हो सकता है कि वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा हो, या फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा हो, या फिर नो एंजाइम एट ऑल बना रहा हो। तो जो पहला वाला है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट वाला, तो वो इक्विवेलेंट होगा अनमोडिफाइड वाले केस की, मतलब वहाँ पे म्यूटेशन हुआ ही नहीं, तो वो आपका मोस्ट कॉमन भी है। तो यहाँ पे सेम फिनोटाइप देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम है तो यहाँ पे आपका जो फिनोटाइप है, जो ट्रेट है, वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अनमोडिफाइड एलील पे, क्योंकि ये तो मॉडिफाइड है, तो जो अनमोडिफाइड है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। तो हमें यहाँ पे याद ध्यान रखनी है कि RBC ब्लड ग्रुप जो है ये हमारा एग्जाम्पल डोमिनेंस का भी है, ये कोडोमिनेंस का भी है, और ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस में होगा क्या कि जैसे ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे बोथ एलील जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को फुल्ली। जैसे कि A और B है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है AB ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे पॉसिबल क्या है, जीनोटाइप 6 पॉसिबल है और फिनोटाइप 4 पॉसिबल है ब्लड ग्रुप के। अब हम मल्टीपल एलील्स के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है। तो यहाँ पे ईच ह्यूमन जो है उसके पास 2 एलील होते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए। बट अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 एलील भी देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल एलीलिज्म हमें पॉपुलेशन की स्टडी पे करने में मिलता है, क्योंकि एक इंसान में एक जीन के लिए 2 ही एलील होंगे। तो नॉर्मल केस हम देखते हैं कि एक करेक्टर है तो उसका एक जीन और 2 एलील है, लेकिन पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तो एक करेक्टर का एक जीन है लेकिन उसके एक से ज़्यादा एलील आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अब हम बात करते हैं मेंडल के सेकंड लॉ के बारे में। तो ये बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, इस फैक्ट पे बेस्ड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द 2 एलील ऑफ द जीन मस्ट सेपरेट टू मूव इनटू द डिफरेंट गैमीट। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। हम टेस्ट क्रॉस के बारे में पहले भी देख चुके हैं, हम दोबारा देखते हैं कि मेटिंग विद रेसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। हमें जीनोटाइप पता करना है हेटेरोजाइगस से होमोजाइगस है, तो हम रेसेसिव पेरेंट के साथ, रेसेसिव मतलब स्मॉल टी वाला पेरेंट है उसके साथ हम जब उसको टेस्ट क्रॉस करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम आगे जाएं उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमीट्स का।
2n, और n है यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। दूसरा है नंबर ऑफ फिनोटाइप का विथ 2n, और नंबर ऑफ जीनोटाइप का 3n। यहाँ पे n का मतलब है टाइप ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में n की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी कि n की वैल्यू 0 रखेंगे 2 या 3 यानी कि रेशियो हमेशा 1 मिलेगा F1 जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस में, चाहे वो फिनोटाइप का हो चाहे वो जीनोटाइप का हो। लेकिन F2 जनरेशन में फॉर्मूला होगा 2n 3n, जिसका यहाँ पे n जो है आपका मोनोहाइब्रिड है या डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड, ऐसे टाइप ऑफ क्रॉस है। फिर अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन नेक्स्ट जनरेशन, तो हमें पुनेट स्क्वायर में कितने भी नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल आएंगे तो इसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ गैमीट है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों का हमने क्रॉस कराया। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में हमारे पास सारी राउंड या येलो मिली, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो 1 ही आया है। ठीक है, फिर हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो हमारे पास फिनोटाइप का जो रेशियो आया वो आया 9:3:3:1, और जीनोटाइप का जो रेशियो आया वो 1:2:1, 2:4:1, 1:2:1, तो ये आया। तो अगर हम फिनोटाइप के रेशियो में बात करें तो 9 तो राउंड येलो जो डोमिनेंट पहले थे वो मिले, और एंड में 1 वाला रिंकल्ड ग्रीन जो पहले था वो भी हमें देखने को मिला, लेकिन बीच में 3:3 जो है ये हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को, जो पहले नहीं थे वो नए बन गए, वो हमें देखने को मिले। तो चाहे फिनोटाइप की बात करें चाहे जीनोटाइप की बात करें, हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो हमें पता चल ही जाएगा कि फिनोटाइप में कितने 2n, और यहाँ पे n अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो हमने n की वैल्यू रखी 2, तो यहाँ पे फिनोटाइप 4 हमें देखने को मिला, 4 तरह का हमें फिनोटाइप देखने को मिला, जो कि हमारे पास हम देख भी सकते हैं। और जीनोटाइप में हमने 3 रखा तो 9 टाइप का हमें जीनोटाइप देखने को मिला। लेकिन हमें ये जो रेशियो है फिनोटाइप का जीनोटाइप का, इसे निकालने का एक तरीका ये भी है कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें एक पार्टिकुलर कैरेक्टर का, दोनों का, और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें। जैसे कि हमने फिनोटाइप का कराया, तो फिनोटाइप में हमें पता है कि हमने राउंड और रिंकल्ड एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, तो इनका हमें पता है कि F2 जनरेशन में क्या आएगा 3:1 आएगा। सेम येलो और ग्रीन का भी 3:1 आएगा। तो इन दोनों का जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे 9:3:3:1 आएगा, और हमें रेस्पेक्टिवली पता भी चल जाएगा कि किस ये जो कौन सा रेशियो किसके लिए आया है। सेम जीनोटाइप में हमने किया, तो जीनोटाइप में हमने क्या किया कि हमने F2 जनरेशन में हमने सबसे पहले राउंड और रिंकल्ड को देखा, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हमें पता है राउंड और रिंकल्ड का अगर हम कराएंगे तो 1:2:1 आएगा। सेम दूसरा कैरेक्टर हमने लिया, इसके 2 ट्रेट हैं ग्रीन और येलो, तो इसका जब हमने F2 जनरेशन में देखा तो 1:1:1 आया। तो जब और इन 1:1:1 में हमें पता है कि जो बीच वाला 2 है वो आपका हेटेरोजाइगस है, और 1:1 जो आपकी होमोजाइगस रेसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो हम जब इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें जीनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का। जब हम 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो इंडिविजुअल कैरेक्टर के हैं उनका क्रॉस कराते हैं तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेंडल के थर्ड लॉ पे आते हैं, ठीक है। तो जब हम मेंडल के थर्ड लॉ पे आएंगे तो यहाँ पे थर्ड लॉ है इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर हैं आपके, एक एलील के ऊपर बहुत सारे जीन हैं, और वो जीन जो है वो कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, तो कोई भी जीन किसी भी जीन से लिंक्ड नहीं है इस लॉ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। तो एलील ऑफ जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये भी बात ये तो है ही कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे तो वो आपका करेंगे ही। एलील ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये मेंशन नहीं है कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम ही हों, वो तो लिख रहा है कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन हमें लिंकेज देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सब सेम क्रोमोसोम पे 2 जीन होते हैं, तो वो अगर पास पास हैं बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे वो लिंकेज शो करते हैं, तो वो लिंकेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें यहाँ पे एक लाइन जो मैंने लिखी है वो लिखे हैं, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड
सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। ये एनसीईआरटी की लाइन है। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, दो पेयर ट्रेट्स के दो पेयर, ठीक है, एक ट्रेट एक करेक्टर का एक पेयर, एक करेक्टर का एक पेयर, कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर, एक करेक्टर का पेयर दूसरे पेयर करेक्टर के पेयर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिलियोट्रॉफी के बारे में। तो पिलियोट्रॉफी में होता है कि एक जीन है, एक जीन का दो एलील है, लेकिन ये आपके एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको हम पिलियोट्रॉफी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए पेयर ऑफ एलील कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर, तो इसको हम पिलियोट्रॉपी बोलते हैं। तो और ए सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ये भी बोल सकते हैं कि एक सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके हमें दो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये वाला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें देखने को मिला है कि एक जीन है, एक जीन दो कैरेक्टर को कैसे कर रहा है। पहला, वो स्टार्च ग्रेन का साइज भी बता रहा है और दूसरा शीट की शेप भी बता रहा है। तो सबसे पहले हम पेज के सबसे ऊपर जाएं, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो पेरेंट लिए हैं वो लिए हैं राउंड और इंटरमीडिएट ग्रेन साइज के लिए हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे इनके जो गैमीट बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी बनेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास जनरेशन आएगी वो F1 जनरेशन हुआ कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। तो अब इस ही जनरेशन को आप ध्यान से देखो। सबसे पहले इनमें सीड शेप देखो, तो आपको सीड शेप में फिनोटाइप जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 3:1, ठीक है। तो यानी कि आप सीड शेप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं अगर आप स्टार्च ग्रेन साइज देखोगे तो यहाँ पे आपको लार्ज देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट और स्मॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। और हम देख सकते हैं कि एक ही जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये पिलियोट्रॉपिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा पिलियोट्रॉपिक एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में होता क्या है कि एक फिनाइल एलेनिन नाम का जो केमिकल होता है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। तो जीन जो है जो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा है वो म्यूटेट हो जाता है, तो इसको हम सिंगल जीन म्यूटेशन बोलते हैं। अब इस एक जीन की म्यूटेशन की वजह से कितने सारे फिनोटाइप इफेक्ट होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर, स्किन पिगमेंटेशन। तो ये भी आपका पिलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होगा कि एक करेक्टर जो है वो बहुत सारे उसके जीन होंगे, ठीक है। यानी कि करेक्टर एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे जीन हैं, लेकिन हर जीन का एलील दो हैं, है ना। यानी कि बहुत सारे जीन मिलके किसी एक करेक्टर को डिसाइड करें। व्हेन मोर देन वन जीन जो है वो कंट्रोल करेगा किसी करेक्टर को। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन हाइट या फिर ह्यूमन का स्किन कलर। तो ट्रेड्स आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक है। ये अलग अलग होंगे, यहाँ पे एक पार्टिकुलर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा आपको ट्रेड्स का। ऑल्सो टेक इनटू एन अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, यहाँ पे हर एलील का यानी कि हर एलील का हर जीन का इफेक्ट जो है वो एडिटिव होगा, यानी कि हर एलील कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि मान लो जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है। तो इन जीन के जो एलील हैं वो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी है, एक क्रोमोसोम पे हैं ये सारे हैं, ठीक है। अब अगर डार्केस्ट कलर आएगा जब सारे के सारे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी अगर आएगा तो डार्केस्ट स्किन कलर आएगा। लेकिन सारे अगर स्मॉल हैं तो लाइटेस्ट स्किन कलर आएगा, और अगर सारे हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। तो एग्जांपल हो गया आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसको इससे देखते हैं, फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी से देखेंगे थोड़ा सा। तो इसको सटन और बोविन ने दिया, इन्होंने बोला कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to pairing which is directly proportional to the segregation of factor they carried। तो मेंडल ने जो फैक्टर बताए थे वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है क्रोमोसोम्स की, जो कि आपको देखने को मिलता है। इसको हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ते हैं।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले बात करते हैं मेंडेल जो है, उन्होंने अपना वर्क जो है पब्लिश किया था 1865 में। आई थिंक वहाँ गलत मैंने बोला है शुरू में। तो 1865 में उन्होंने अपना काम पब्लिश किया, लेकिन वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा। इसके रीज़न क्या क्या है? पहला कि कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। सेकेंडली कि किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो सेकंड ये था कि किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उनका जो ट्रेट वाला जो ब्लेंड नहीं करते, उनके फैक्टर वाली जो भी बात थी वो। ठीक है, वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते, ये वाली बात नेचर में, क्योंकि नेचर में कंटिन्यूसली वेरिएशन देखने को मिलते हैं और वो कह रहे थे कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। तीसरा, इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई, इस वजह से भी। अब बायोलॉजी में कोई भाई मैथमेटिकल अप्रोच लगाएगा तो लोगों को डाउट तो होगा ही। तो ही कुड नॉट प्रूव एनी फिजिकल प्रूफ। ठीक है, मतलब ये कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं प्रोवाइड कर पाए थे कि फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 1900 में डी वेरीज, कोरेंस और शेरमार्क ने वापस से डिस्कवरी करी, और क्योंकि इस टाइम पे एडवांसमेंट हो चुका था माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं न्यूक्लियस के हम आसानी से देख सकते थे। appeared टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। हम आसानी से देख सकते थे इसकी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड वर्कड आउट। वॉटसन एंड सटन Wattler Sutton and Theodore Boveri noted behavior of the chromosome was parallel to the behavior of gene। तो सटन और बोवरी ने ये नोट किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन के। तो इसीलिए यहाँ पे सटन यूनाइट द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जो बात आती है वो आपका सिर्फ सटन ने दिया है इसको। सटन और ओवरी दोनों का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी लगती है कि सटन ने यूनाइट किया क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट को और मेंडल के प्रिंसिपल को, फिर उसके बाद इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे दिया। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एनसीईआरटी के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको एक बार एनसीईआरटी से देख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में है, जो कि हम अपने नोट से करेंगे। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन, इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया। तो इस लिंकेज के लिए ये ज़रूरी है कि जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे हों। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। और उन्होंने जहाँ पे एनिमल यूज़ किया है ये है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्कर, ये कि फ्रूट फ्लाई है। इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है, लेकिन इसका लाइफ स्पान 1 मंथ का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इन्होंने जो कैरेक्टर लिया है, जो भी इन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, जो भी क्रॉस कराए हैं, वो एक्स लिंक्ड हैं। अब एक्स लिंक्ड में इन्होंने क्या क्या लिया है, आई कलर लिया है, बॉडी कलर लिया है और विंग का टाइप लिया है। ये बात हमें याद रखनी है, आई कलर, बॉडी कलर और विंग का टाइप यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब एक बात, इसमें आगे चलने से पहले हम ये सोच लें कि इन्होंने यही एनिमल क्यों लिया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्कर ने फ्रूट फ्लाई क्यों ली। तो यहाँ पे क्योंकि इसको कैन बी ग्रोन इन सिंपल मीडियम, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, क्लियर कट डिफरेंसेस ऑफ सेक्स, मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन कैन सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। तो ये सारे रीज़न थे। अब हम क्रॉस देखते हैं, तो मेल में तो हमें पता है एक एक्स और एक वाई होगा, लेकिन फीमेल में दोनों एक्स होंगे। अब हमें डोमिनेंट देखना है। हमने बोला कि यहाँ पे आई कलर में जो डोमिनेंट है वो आपका है रेड कलर डोमिनेंट है, बॉडी कलर में आपका ब्राउन कलर डोमिनेंट है, और विंग में आपका नॉर्मल विंग डोमिनेंट है। लेकिन आपके जो रिसेसिव हैं विंग वो मिनिएचर है, बॉडी कलर येलो आपका और आई कलर आपका वाइट। तो उन्होंने क्या किया, एक डोमिनेंट मेल लिया और एक रिसेसिव फीमेल ली, और इसके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया। तो यहाँ पे इन्हें जो रिजल्ट देखने को मिला वो देखने को मिला कि बॉडी कलर और आई कलर जो है आपका, बॉडी कलर और आई कलर ये बहुत ज़्यादा पास पास है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन 1.3% है केवल, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ ही नहीं है। ये हर बार हमें यही देखने को मिला कि जिसकी ब्राउन बॉडी है उसकी रेड आई है।
है ना। लेकिन हमने जब हमने आई कलर और हमने विंग टाइप को जब देखा, तो यहाँ पे हमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे दूर है, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें लिंकेज कम देखने को मिला। ठीक है, तो ये टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं कि जो कॉइन द टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन टर्म और लिंकेज देखने को मिला। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नॉन पेरेंटल टाइप हमें, तो लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन जीन के, रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीन की डिस्टेंस के। रिकॉम्बिनेशन जो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। कंप्लीटली लिंक्ड आर ऑलवेज इनहेरिट टुगेदर, जो कंप्लीटली लिंक्ड है वो हमेशा एक साथ ही होंगे। तो जो हमने देखा कि आई कलर और बॉडी कलर जो है वो टाइटली लिंक्ड है, 1.3% रिकॉम्बिनेशन सिर्फ देखने को मिला। लेकिन आई कलर और विंग जो टाइप है वो हमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला। अब हम बात करते हैं एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। इन्होंने यूज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन फॉर जेनेटिक मैपिंग, यानी जीन मैपिंग। तो इन्होंने आपकी रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके एक जीन मैपिंग बनाई। तो इन्होंने 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब होता है यहाँ पे 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, 50% जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेन से जो रेड पेन से लिखा है वो लिखा है कि बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम यूज एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने फ्रिक्वेंसी यूज़ करी of recombination की between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between them and mapped the position on the chromosome। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक ही क्रोमोसोम पे उनकी डिस्टेंस को मेज़र किया और उसको क्रोमोसोम पे मैपिंग करी उसकी। ठीक है, जीन मैपिंग इसे ही बोला गया है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हैंकिंग ने बताया 1891 में, और इन्होंने ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसे इन्होंने नेम दिया एक्स बॉडी, और बाद में अनदर साइंटिस्ट ने इसे ही एक्स क्रोमोसोम बोला। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में 1891 में इन्होंने जो है एक एक्स बॉडी डिस्कवर करी, जिसको बाद में एक्स क्रोमोसोम बोला हैंकिंग ने। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना आपका, वो दो तरह से हो सकता है। मेल हेट्रोगेमिटी भी हो सकती है और फीमेल हेट्रोगेमिटी भी हो सकती है। मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है मेल में दो टाइप का गैमेट बनेगा, या तो एक्स वाई या फिर एक्स ओ, लेकिन फीमेल हमेशा एक्स एक्स होगी। लेकिन फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या होगा कि आपका मेल जेड जेड होगा, फीमेल कभी जेड डब्ल्यू होगी कभी जेड ओ होगी। तो देखते हैं कौन सा किस में आता है। तो अगर मेल हेट्रोगेमिटी की बात करें तो एक्स वाई टाइप का ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में और कुछ इंसेक्ट्स में। एक सेकेंड, तो क्योंकि यहाँ पे ड्रोसोफिला भी है इसीलिए यहाँ पे सम इंसेक्ट लिखा है, वरना यहाँ पे इंसेक्ट तो नहीं आप मत ही कंसीडर करो। तो यहाँ पे एक्स वाई में बस दो ही हैं, एक ह्यूमन और एक ड्रोसोफिला। ठीक है, एक्स ओ टाइप यानी कि मेल हेट्रोगेमिटी में एक्स ओ टाइप में आपके पास आएंगे ग्रास हॉपर और इंसेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट आपकी इसी कैटेगरी में आएंगे। फिर फीमेल हेट्रोगेमिटी के बारे में बात करते हैं, तो फीमेल हेट्रोगेमिटी में जेड डब्ल्यू टाइप में आपके बर्ड्स और फिशेज आएंगी, और जेड ओ टाइप में आपके मॉथ और बटरफ्लाई आएंगे। ऑल दो मॉथ और बटरफ्लाई भी आपके इंसेक्ट में ही हैं, पर एज इट इज याद रख लो कि मॉथ और बटरफ्लाई जेड ओ, बर्ड्स और फिशेज जेड डब्ल्यू, फीमेल हेट्रोगेमिटी की एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो यहाँ पे आपको हैप्लोडिप्लॉइडी देखने को मिलती है हनी बीज में, हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हम बोल सकते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मेल के पास फादर नहीं होता, मेल के पास सन नहीं होता, लेकिन मेल के ग्रैंड फादर होते हैं, मेल के ग्रैंड सन होते हैं। ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड सर भी मदर के थ्रू होते हैं। बताता हूँ कि जो आपकी फ़ीमेल है ये आपकी या तो क्यून हो सकती है या फिर वर्कर बोल सकते हैं हम फीमेल को, और मेल को हम बोलते हैं ड्रोन। ये फीमेल 2n होती है, मेल ड्रोन n होता है। तो फीमेल जो है वो मियोसिस करके गैमेट बनाती है और मेल माइटोटिस करके गैमेट बनाता है। तो जब भी मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होगा तभी फीमेल बनेगी, क्योंकि वो 2n है। लेकिन अगर आपका फ्यूजन नहीं हुआ तो फीमेल पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन बना देगी। ठीक है,
तो जो आपका मेल है उसकी माँ है लेकिन उसका पिता नहीं है क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस से बना है। ठीक है, ठीक उसका बेटा भी नहीं हुआ क्योंकि जब भी वो गैमेट फ्यूज होगा तो उसकी हमेशा बेटी ही होगी। तो उसका ना फादर है ना सन है, लेकिन ग्रैंड फादर है क्योंकि उसकी माँ का तो कोई ना कोई पिता रहा ही होगा, बिना पिता के फ्यूज़न के गैमेट के फीमेल बन नहीं सकती। और उसका ग्रैंड सन होगा क्योंकि उसकी बेटी तो होगी ही होगी, है ना, क्योंकि अगर वो अपने किसी फीमेल के साथ गैमेट फ्यूज़न होगा तो बेटी तो होगी, और बेटी का बेटा हो जाएगा तो उसका वो भी ग्रैंड सन भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में हम देख लेते हैं इस पेज पे क्या लिखा है, फिर हम अपना देखेंगे। तो म्यूटेशन में लिखा है कि डिलीशन और इंसर्शन या डुप्लीकेशन किसी भी डीएनए सेगमेंट का हो जाता है तो उसे म्यूटेशन बोलते हैं। या आपका पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है। तो पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया, यहाँ पे सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में यहाँ पे या डिलीशन या इंसर्शन किसी भी आपका हो जाएगा बेस पेयर का, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। ये कॉज हो सकता है यूवी रेज की वजह से। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन सीवियर जनरेशन ऑफ ए फैमिली। तो इसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं और इसके आपको सिंबल पता होने चाहिए, मेल का, फीमेल का, अनस्पेसिफाइड का, अफेक्टेड का, मेटिंग का, या फिर कॉन्सेंगुनियस मेटिंग, यानी कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। और इसके अलावा 5 अगर स्प्रिंग अनअफेक्टेड हैं तो उसको कैसे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमने एक चार्ट बनाया है डीएनए वेरिएशन और म्यूटेशन का, वो क्या है। तो डीएनए में अगर वेरिएशन आएगा तो वो 2 तरह से आ सकता है, या तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर म्यूटेशन हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेशन हम सभी जानते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो तो रिकॉम्बिनेशन तो होता ही है। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। तो म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर में होगा तो पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, और अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम में हो जाएगा तो उसको हम एब्रेशन बोलेंगे। यानी कि अगर सिंगल बेस पेयर में अगर है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। अब पॉइंट म्यूटेशन भी 2 तरह का हो सकता है, या तो बेस पेयर में एक्सचेंज हो गया है, एक्सचेंज इन बेस पेयर, तो इसको हम बोलेंगे सिकल सेल अनीमिया, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में अगर आपका डिलीशन और इंसर्शन हो गया है तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एपरेशन के बारे में या फिर अल्टरनेशन और क्रोमोसोम के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पोलीप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी में क्या होगा कि पूरी पूरी प्लॉइडी, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो डिप्लॉइड तो नॉर्मल है, लेकिन ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड तो ये आपको ऑफन जो है प्लांट्स में देखने को मिलेगा। एन्यूप्लॉइडी में कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हुआ तो इसमें आपको मोनोसोमी या ट्राइसोमी देखने को मिल सकती है। तो एब्रेशन जो है वो कैंसरस सेल में बहुत कॉमन होता है एब्रेशन का होना। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम में अल्टरनेशन होना। पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का ऑफन प्लांट में होती है, एन्यूप्लॉइडी मोनोसोमी या ट्राइसोमी। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल और फिजिकल फैक्टर जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन को, या म्यूटाजन इन्हें बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूवी रेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्लू दे रखे हैं पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट एक डिसीज़ है जिसे हम बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इससे पहचानने का तरीका है कि यहाँ पे आपके पेरेंट अफेक्टेड होंगे बट इनका कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो अनअफेक्टेड हो, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को बोथ या फिर सिंगल पेरेंट में से कोई ना कोई तो अफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा कि अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड बच्चा हो सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं लेकिन बच्चा अफेक्टेड हो गया, तो इसका एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में होगा क्या कि अगर फादर अफेक्टेड हैं तो सारी की सारी डॉटर जो है अफेक्टेड होंगी ही, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो। लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव आपका यहाँ पे मेल्स जो हैं इसमें मोर अफेक्टेड होंगे फीमेल्स के मुकाबले, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव है तो ज़रूरी नहीं है कि फादर आपका हो ही हो, फादर का एक्स, क्योंकि अगर फादर अगर डिसीज़ वाला होगा तो हो सकता है वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, पहले ही मर जाए। तो डिसीज़ जो है वो नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, तो ये फादर से सन में कभी जाएगी नहीं, क्योंकि भैया फादर से तो हमें वाही जाता है हमेशा। और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इसके एग्जांपल हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ के। ठीक है, तो हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर
जो है आपके दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। तो मेंडेलियन ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन, तो पेडिग्री एनालिसिस भी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही करते हैं, यहाँ पे सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया हो। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल हैं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी आपके ऑटोसोमल हो सकते हैं और एक्स लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन में ऑटोसोमल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल में डोमिनेंट हो सकते हैं और ऑटोसोमल में रिसेसिव हो सकते हैं। और एक्स लिंक्ड में सबसे पहले हमें याद रखना है कि एक्स लिंक्ड में हमारे दो ही हैं। एक्स लिंक्ड में हमारे पास एक कलर ब्लाइंडनेस है और एक हीमोफिलिया है। एक्स लिंक्ड वो भी रिसेसिव। एक्स लिंक्ड सारे के सारे हमारे पास पहले तो रिसेसिव ही हैं, सिवाय मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को छोड़ के, वो डोमिनेंट है। फिर उसमें भी हमें याद रखना है कि एक्स लिंक्ड हमारे पास सिर्फ दो हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया। अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल में डोमिनेंट कौन सा है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ऑटोसोमल में रिसेसिव है आपका सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोलुमिया, थैलेसीमिया, ये सारे के सारे आपके ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हम एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्ट हो जाएगा रेड और ग्रीन कलर की कोन में, ठीक है, आई में। तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो मदर हैं और फादर हैं, तो मदर आपकी ये फीमेल के लिए तभी होगा जब आपका फादर कलर ब्लाइंड हो ही हो और मदर या तो कैरियर हो या फिर कलर ब्लाइंड हो। तो इसीलिए फीमेल में बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, या लेकिन 0.4% फीमेल में होती है, लेकिन मेल्स में 8% मेल में ही देखने को मिलता है। तो आपका फादर का यहाँ पे अगर फीमेल में होना है तो फादर का कलर ब्लाइंड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे फेल हो जाता है डिस्क्रिमिनेट करना रेड और ग्रीन कलर के कोन में, ठीक है, नहीं कलर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कलर ब्लाइंड वाले बच्चे या लोग। फिर हम बात करते हैं अगले उस पर जो कि है हीमोफीलिया। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। तो ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि यूज़ होता है कैस्केड रिएक्शन में ऑफ क्लॉटिंग में, जो कि रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो वो आपका जो प्रोटीन है वो अफेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगती है। तो फीमेल में भी कलर ब्लाइंडनेस की तरह यहाँ पे बहुत रेयर है, लेकिन फीमेल कैरियर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फिर मेल फादर का मतलब जब होगा तभी ही फीमेल होंगी। सेम रेशियो आएगा यहाँ पे भी 0.4% फीमेल 8% मेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये रॉयल डिसीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया थी जो कैरियर थी इसकी। फीमेल जो है वो बिकम हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर, वही बात है, लेकिन हीमोफिलिक मेल आर अनवाइबल एट लेटर स्टेजेस। तो लिखा है कि हीमोफिलिक मेल जो है वो ज़्यादा लाइफ के मतलब थोड़े जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, लेटर स्टेज तक नहीं जी पाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल अनीमिया जो है वो एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे आप देखो एच बी ए जो है आपका नॉर्मल है, लेकिन एच बी एस कैरियर है, एच बी एस आपका डिसीज़ वाला है। तो ये आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा सब्सटीट्यूशन हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड का वाइवेलिन से एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि बीटा ग्लोबिन जो चेन है हीमोग्लोबिन की, उसकी 6th पोजीशन पे GAG की जगह GUG हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा ऑन mRNA। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट या फंक्शनल ग्लोबिन बनेगा, यानी कि नॉन फंक्शनल आपका बनने लगेगा वैलिन जब आ जाएगा तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो है वो अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से वो पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा। तो शेप ऑफ आरबीसी जो है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम बाई कॉन्केव टू एलोंगेटेड सिकल सेल लाइक, इसीलिए इस बीमारी का नाम है सिकल सेल अनीमिया। और ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आरबीसी जो है वो ख़राब हो रही है। अब हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि हमारा ये एग्जाम्पल था पीलियोट्रॉपी में। लेकिन यहाँ पे एक और बार देखते हैं, तो ये भी हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये आपका इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है।
यहाँ पे होगा क्या, ये अफेक्ट करेगा या फिर लैक करेगा एक एंजाइम जो कि है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो अब होगा क्या, ये एंजाइम नहीं है तो फिनाइल एनालिन जो है वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा एज अ फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, और इसके अदर डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो ये ऑल्सो एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, तो ये आपका इसके फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होंगे। तो यहाँ पे जो आपका आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारी अगली जो आपकी मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होगा क्या कि आपका दो तरह का अल्फा थैलेसीमिया आपको देखने को मिल सकता है, या तो अल्फा थैलेसीमिया या फिर आपको बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा कि सिंथेसिस अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो कम बनेगी, बीटा थैलेसीमिया में आपकी बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो आपकी कम बनेगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि when both parents unaffected या carrier due to either mutation of, ओके देखते हैं। तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे सबसे पहले अल्फा थैलेसीमिया देखते हैं। तो यहाँ पे क्लोजली लिंक्ड आपके हैं दो आपका जीन है HbA1 और HbA2 क्रोमोसोम नंबर 16 पे, तो ये अफेक्ट हो जाते हैं। तो टोटल कितने जीन हो गए, 4 जीन हो गए, 2 मदर के 2 फादर के, है ना। ओके, तो ऐसे ही अगर आप बी में आओ, बीटा थैलेसीमिया में, तो यहाँ पे एक ही जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 पे HbA1 और HbA2 दो जीन हैं, ठीक है। तो टोटल कितने जीन हो गए, 4 तरह के ऐसे जीन हो गए जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है एक इंसान में। एक मदर से आया होगा क्रोमोसोम, एक फादर से आया होगा, और दोनों क्रोमोसोम पे दो जीन होंगे, है ना। तो टोटल 4 जीन, तो जितने ज़्यादा जीन इफेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा आपकी ग्लोबिन चेन में, ठीक। ऐसे ही हमने बीटा थैलेसीमिया में पढ़ा क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB जीन जो है, तो यहाँ पे 2 जीन है, तो आपका एक जीन है तो फिर थोड़ा कम बीटा थैलेसीमिया होगा, दोनों जीन है तो ज़्यादा होगा। तो एज मोर एज जीन अफेक्टेड लेस द ग्लोबिन चेन जो है वो फॉर्म होगी, तो रिजल्ट इन द अनीमिया। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो है तो रिसेसिव ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेरेंट सिर्फ कैरियर हैं, दोनों पेरेंट आपके अनअफेक्टेड हैं लेकिन फिर भी बच्चा अफेक्टेड हो जाए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये जो चेन क्रोमोसोम नंबर पे जीन में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और अल्टर, ओके। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 23 पे। तो गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम को हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और यहाँ पे पूरा होल सेट अगर क्रोमोसोम का अगर चेंज हो जाए तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोमोसोमल डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसीज़ में हमारे पास सबसे पहले आती है डाउन सिंड्रोम, फिर क्लाइनफेल्टर, फिर टर्नर। तो डाउन सिंड्रोम में हमारे पास आपकी ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, टोटल 47 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी होती है। तो ये डिस्क्राइब किया था वाई लैंगडोन डाउन ने 1866 में। तो यहाँ पे जो आपके सिम्टम है वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड होगा यहाँ पे, फरो टंग होगी, पाम क्रीज होगी, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, partial open mouth, palm broad with characteristic palm crease, many loops on the fingertips, flat back of head, broad flat face, big and wrinkled tongue, and congenital heart disease। इतने सारे यहाँ पे इसके सिम्टम हैं डाउन सिंड्रोम के। क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी ट्राइसोमी है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पे है, XXY है। तो यहाँ पे लिखा है मेल विद XXY, फीमेल नहीं, मेल विद XXY, और यहाँ पे आपका 47 क्रोमोसोम है। ओवरऑल ये मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा,
हाउएवर यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया भी देखने को मिलेगा और ऐसा इंडिविजुअल स्टेराइल होगा। फिर हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोनोसोमी होगी सेक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि 44 + XO देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल 45 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो ऐसी फीमेल, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है विद 1 X क्रोमोसोम, तो यहाँ पे सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, वहाँ पे Y आ गया ना, तो फिर मेल विद एक्स्ट्रा X हो गया, एडिशनल कॉपी ऑफ X वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी फीमेल विद ओनली X क्रोमोसोम है, तो ये भी स्टेराइल होंगी। यहाँ पे रूडिमेंट्री ओवरीज देखने को मिलेगी, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है जेनेटिक्स का ये ख़त्म होता है।